स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रोड टू इंडिपेंडेंस। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, अपनी पिछली 2 वीडियोस में हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की एक्टिविटीज को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कही जा सकती हैं। आज हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। इस समय तक विश्व का और भारत का माहौल काफी बदल चुका था। इंपीरियलिस्ट फोर्सेस इंक्लूडिंग ब्रिटेन अब वीक हो चुकी थी और इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग काफी डीप हो चुकी थी। इसी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस की। वेवल ऑफर और शिमला कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, अप्रैल 1945 में यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाता है। हालांकि जापान में अभी भी वॉर कंटिन्यू था और यहां से इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल एक नए फेज में एंटर होता है। जून 1945 में ब्रिटिश PM चर्चिल वाइसरॉय वेवल को इंडियन लीडर्स के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करने की परमिशन दे देते हैं। वाइसरॉय एक ऑफर तैयार करते हैं जिसे वेवल ऑफर के नाम से जाना जाता है। वेवल ऑफर पर डिस्कशन करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस लीडर्स को जून 1945 में ही जेल से रिलीज कर दिया जाता है। ये कॉन्फ्रेंस 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चलती है। वाइसरॉय के ऑफर में इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की फॉर्मेशन करना शामिल था, जिसमें वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स इंडियन रहेंगे। इसमें कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। साथ ही शेड्यूल्ड कास्ट्स का भी अलग से रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा नए कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन के दरवाजे भी खोले जाएंगे। लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस असफल रहती है क्योंकि जिन्ना डिमांड रख देते हैं कि कैबिनेट के मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट करने का राइट सिर्फ लीग के पास ही होना चाहिए। कांग्रेस इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करती। इसको एक्सेप्ट करने का मतलब होता कि कांग्रेस अपने को सिर्फ कास्ट हिंदूज की पार्टी मान लेती। आयरॉनिकली, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट खुद एक मुस्लिम यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऐसी सिचुएशन में वाइसरॉय वेवल मीटिंग को ही खत्म कर देते हैं। उनका मानना था कि बिना लीग के कोalition गवर्नमेंट काम ही नहीं कर सकती। यहां ब्रिटिशर्स एक तरह से जिन्ना को वीटो दे देते हैं। वेवल का ये स्टेप आगे चलकर बहुत बड़ी गलती साबित होने वाला था। इसी बीच ब्रिटेन में इलेक्शंस हो चुके थे और क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी पावर में आ जाती है और ये जल्द से जल्द इंडियन इंडिपेंडेंस के इशू को सॉल्व करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले देश में एक और स्ट्रगल के लिए मंच तैयार हो रहा था। एक तरफ तो शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट INA के सोल्जर्स और ऑफिसर्स के अगेंस्ट ट्रायल अनाउंस कर देती है। इसी के विरोध में एक बड़ा मूवमेंट शुरू होता है, द INA ट्रायल्स एंड एजिटेशन। दोस्तों, INA के सोल्जर्स और ऑफिसर्स को ब्रिटिशर्स ने बंदी बना लिया था और उनके अगेंस्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू करने जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अनुसार इन लोगों ने ब्रिटिश क्राउन के प्रति लॉयल्टी की ओथ को ब्रेक किया था और इसीलिए ये ट्रेटर्स थे। लेकिन इंडिया की जनता इनका स्वागत नेशनल हीरोज की तरह कर रही थी और जब 3 INA ऑफिसर्स शाहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल के खिलाफ दिल्ली के रेड फोर्ट में ट्रायल शुरू करने की घोषणा होती है तो इंडियन पब्लिक इसका जमकर विरोध करती है। पूरे देश में इनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। कांग्रेस भी सितंबर 1945 बॉम्बे में अपने पहले पोस्ट वॉर सेशन में इस कॉज के सपोर्ट में रेजोल्यूशन पास करती है और INA प्रिजनर्स के डिफेंस के लिए भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, KN काटजू, नेहरू और आसफ अली जैसे लॉयर्स कोर्ट पहुंचते हैं। कांग्रेस INA रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी भी फॉर्म करती है। इसका काम रिलीज होने वाले सोल्जर्स को स्मॉल सम ऑफ मनी और फूड देना था। साथ ही इनके लिए एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करने की कोशिश करना भी था। INA ट्रायल्स के अगेंस्ट होने वाले प्रोटेस्ट्स कई मायनों में ऐतिहासिक थे। इससे पहले कोई भी कैंपेन इतनी हाई पिच और इंटेंसिटी के साथ नहीं हुआ था। एजिटेशन को प्रेस से भी वाइड कवरेज मिलता है। 5 से 11 नवंबर को INA वीक और 12 नवंबर 1945 को INA डे सेलिब्रेट किया गया।
ये कैंपेन देश के एक बड़े हिस्से में फैलता है और डाइवर्स सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज इसमें भाग लेते दिखते हैं। एजिटेशन के नर्व सेंटर्स तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस और पंजाब रहे थे, लेकिन इसका असर कुर्ग, बलूचिस्तान और असम जैसे दूर दराज के इलाकों में भी दिखता है। कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, अकालीज, जस्टिस पार्टी और हिंदू महासभा एटसेट्रा भी आईएनए कॉज को सपोर्ट करते हैं। यहां तक कि ब्रिटिश राज के ट्रेडिशनल बुलवर्क्स में भी प्रो आईएनए सेंटिमेंट्स नजर आने लगते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आईएनए कॉज के लिए फंड्स कलेक्ट करते हैं। लॉयलिस्ट्स ब्रिटिश सरकार से अच्छे इंडो ब्रिटिश रिलेशंस का हवाला देकर आईएनए ट्रायल्स को अबैंडन करने की अपील करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस भी आईएनए सोल्जर्स के प्रति सिंपैथी शो करते हैं। ये लोग मीटिंग्स अटेंड करते हैं, फंड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ ही रिलीज होने वाले सोल्जर्स को यूनिफॉर्म में रिसीव भी करते हैं। इसी समय ब्रिटेन को भी आईएनए इश्यू की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस समझ आने लगती है और इसीलिए कोर्ट मार्शल में गिल्टी करार दिए जाने के बावजूद 3 जनवरी 1946 को आईएनए ऑफिसर्स को फ्री कर दिया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस चेंज्ड एटीट्यूड के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे जिन्हें समझना जरूरी है। रीजंस बिहाइंड चेंज्ड एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद से ही इंडिया को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एटीट्यूड में बदलाव देखने को मिलता है। इसका एक कारण तो हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं, वो था ब्रिटेन में लेबर पार्टी का पावर में आना। इसके बहुत से मेंबर्स कांग्रेस की डिमांड्स को सपोर्ट करते थे। इसके अलावा वॉर के बाद वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पावर भी चेंज हो चुका था। अब ब्रिटेन नहीं बल्कि यूएसए और सोवियत यूनियन दुनिया की बिग पावर्स बन गए थे और ये दोनों ही इंडिया की फ्रीडम की डिमांड को सपोर्ट कर रहे थे। वॉर में ब्रिटेन की जीत भले ही हुई थी, लेकिन उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। खुद को रिहेबिलिटेट करने में ब्रिटेन को अभी सालों लगने वाले थे। ब्रिटिश सोल्जर्स भी वॉर के बाद थक चुके थे और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सप्रेस करने के लिए और ज्यादा समय अपने घर से दूर इंडिया में बिताने के लिए तैयार नहीं थे। इसके साथ ही नेशनल स्ट्रगल को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्म्ड फोर्सेस के इंडियन पर्सनल पर भी पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि आईएनए ने दिखा दिया था कि पेट्रियाटिक आइडियाज इंडियन आर्मी के रैंक्स में भी एंटर कर चुके हैं। इसी समय फरवरी 1946 बॉम्बे में इंडियन नेवल रेटिंग्स का रिवोल्ट भी होता है। ये ब्रिटिश कॉफिन के लिए लास्ट नेल की तरह काम करता है। इसको डिटेल में हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे। ब्रिटिश एटीट्यूड में चेंज का सबसे बड़ा कारण था इंडियन पीपल का कॉन्फिडेंट और डिटर्मिन्ड मूड। जनता अब फॉरेन रूल का ह्यूमिलिएशन और लंबे समय तक टॉलरेट नहीं कर सकती थी। 1945-46 के बीच नेवल म्यूटिनी और आईएनए एजिटेशन के अलावा पूरे देश में न्यूमरस एजिटेशंस, स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस भी होते हैं। ऐसा लगने लगा था कि लोग आजादी मिलने तक अब कोई रेस्ट नहीं करेंगे। इसके साथ ही देश भर में लार्ज स्केल लेबर अनरेस्ट भी नजर आता है। शायद ही ऐसी कोई इंडस्ट्री हो जहां हड़ताल न की गई हो। जुलाई 1946 में पोस्टल और टेलीग्राफ वर्कर्स द्वारा स्ट्राइक की जाती है। साउथ इंडिया में अगस्त 1946 में रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं। 1945 के बाद पेजेंट मूवमेंट्स को भी फ्रेश थ्रस्ट मिलता है। इसी दौरान 1946 के शुरुआत में प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस भी होते हैं। इसमें जनरल सीट्स पर कांग्रेस को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिलती है। वहीं मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स पर मुस्लिम लीग का प्रदर्शन शानदार रहता है। इलेक्शन रिजल्ट्स एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट साबित होते हैं। इन सभी रीजंस को ध्यान में रखते हुए एटली गवर्नमेंट फरवरी 1946 में अनाउंस करती है कि एक हाई पावर्ड मिशन इंडिया भेजा जाएगा। इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन कैबिनेट मिशन पर डिस्कशन करने से पहले फरवरी 1946 में ही हुई एक और बड़ी घटना यानी कि नेवल म्यूटिनी की चर्चा कर लेते हैं। RIN म्यूटिनी। दोस्तों, फरवरी 1946 में ब्रिटिश राज को एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है और वो था रॉयल इंडियन नेवी में ओपन म्यूटिनी। इसकी शुरुआत 18 फरवरी को बॉम्बे से होती है। यहां पर HMIS तलवार पर तैनात 1100 नेवल रेटिंग्स खराब खाने और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के इश्यू पर हंगर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं।
BC दत्त नाम की रेटिंग को HMIS तलवार पर क्विट इंडिया लिखने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद रेटिंग्स का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरे ही दिन कासल और फोर्ट बैरिक्स की रेटिंग्स भी स्ट्राइक ज्वाइन कर लेती हैं। इसके बाद सिटी के लोग भी इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। माहौल पूरी तरह एंटी ब्रिटिश हो जाता है। बॉम्बे और कैलकाटा शहर पैरालाइज जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। जगह जगह मीटिंग्स और प्रोसेशंस होते हैं। पूरे देश में हड़ताल का सिलसिला शुरू हो जाता है। यूरोपियंस पर अटैक होने लगते हैं। साथ ही बहुत से पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिसेज, शॉप्स, रेलवे स्टेशंस, बैंक्स एटसेट्रा को जला दिया जाता है। रॉयल इंडियन एयरफोर्स की बॉम्बे, पूना, कैलकाटा, जैसौर और अंबाला यूनिट्स भी सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स करती हैं। वहीं जबलपुर के सिपॉइज भी स्ट्राइक पर जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि सभी फोर्सेस की तरफ से ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज मिलना शुरू हो जाता है और इसमें आम जनता भी इनका साथ देती है। और जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इस म्यूटिनी का बड़ा रोल रहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के एटीट्यूड को चेंज करने में। इसके बाद ब्रिटिशर्स समझ गए कि अब नेटिव फोर्सेस पर पूरी तरह रिलाई नहीं किया जा सकता और नेशनलिज्म की भावना ने डीप रूट्स बना ली हैं कंट्री में। आइए अब वापस कैबिनेट मिशन की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन। दोस्तों, कैबिनेट मिशन के तहत 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स को इंडिया भेजा गया था। इसके चेयरमैन पैथिक लॉरेंस थे और बाकी 2 मेंबर्स थे स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनका काम पीसफुल तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर की नेगोशिएशंस करना था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच जाता है। सभी इंडियन पार्टीज और ग्रुप्स के लीडर्स के साथ इंटरिम गवर्नमेंट और नए कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यू पर लंबे डिस्कशंस होते हैं। इसके बाद मिशन मई 1946 में अपना प्लान सामने रखता है। इस प्लान के मेन पॉइंट्स कुछ इस तरह थे। पहला, यह फुल फ्लेजेड पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। दूसरा, एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें सेक्शन ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और ओडिशा को रखा गया था। सेक्शन बी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस यानी कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध थे, और सेक्शन सी में बंगाल एंड असम थे। तीनों ग्रुप के मेंबर्स अलग से ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे। इसी के साथ 3 टियर स्ट्रक्चर भी प्रपोज किया गया था, यानी कि प्रोविंशियल सेक्शन और यूनियन लेवल पर अलग अलग एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। एक कॉमन सेंटर होगा जो डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी दी जाएगी और रेजिड्यूअल पावर्स भी उनके पास रहेंगी। प्रिंसली स्टेट्स फ्री होंगे सक्सेसर गवर्नमेंट्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी अरेंजमेंट में एंटर होने के लिए। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बाद प्रोविंसेस ग्रुप से बाहर आने के लिए फ्री होंगे और 10 साल बाद ग्रुप या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिकंसिडर करने की डिमांड भी प्रोविंस रख सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी, जिसके मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही चुने जाएंगे। कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। कांग्रेस के अनुसार कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड को नकार दिया था। वहीं लीग का मानना था कि ग्रुपिंग के प्रोविजन में पाकिस्तान की डिमांड भी इंप्लाइड है। इसके अलावा कांग्रेस का मानना था कि ग्रुपिंग का प्रोविजन ऑप्शनल है। वहीं मुस्लिम लीग के अनुसार यह मैंडेटरी था, इसलिए इनिशियली दोनों ही इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। 7 जुलाई को कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना एक्सेप्ट किया है, बाकी और किसी प्रोविजन को मानने के लिए वो बाउंड नहीं है। इसका मतलब ये था कि असेंबली एक सॉवरेन बॉडी होगी और खुद रूल्स ऑफ प्रोसीजर पर फैसला लेगी। नेहरू की अनाउंसमेंट के बाद 29 जुलाई 1946 को लीग की तरफ से मिशन की एक्सेप्टेंस को जिन्ना विड्रॉ कर लेते हैं और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की घोषणा कर देते हैं, जिसके बाद देश भर में स्पेशली कैलकाटा में कम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं। नारा दिया जाता है, लेकर रहेंगे पाकिस्तान,
लड़के लेंगे पाकिस्तान। इसी बीच 2 सितंबर 1946 को लीग के मेंबर्स के बिना ही इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है और नेहरू इसके डे फैक्टो हेड बनते हैं। लेकिन देश में सिविल वॉर न शुरू हो जाए, इस डर से वाइसरॉय लॉर्ड वेवल लीग के अपीजमेंट के प्रयास करते हैं और 26 अक्टूबर 1946 को लीग भी इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेती है। लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन जरूर कर ली थी, लेकिन अपने डायरेक्ट एक्शन की नीति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। इसके साथ ही लीग के मेंबर्स इंटरिम गवर्नमेंट के काम में कोऑपरेट भी नहीं कर रहे थे। उनकी कोशिश हमेशा डिसरप्शन क्रिएट करने की रहती थी। दोस्तों, इधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में टसल हर दिन बढ़ रहा था और उधर ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली पार्लियामेंट में एक इंपॉर्टेंट घोषणा करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम एटली अनाउंस करते हैं कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश इंडिया छोड़ देंगे और साथ ही माउंटबैटन को नया वाइसरॉय अपॉइंट कर दिया जाता है। माउंटबैटन के इंडिया आने पर जहां एक तरफ ट्रांसफर ऑफ पावर पर नेगोशिएशंस तेज हो जाती हैं, वहीं यह भी साफ हो जाता है कि पार्टीशन इनेविटेबल बन चुका है। क्या रीजंस थे कि इंडियन लीडर्स पार्टीशन के लिए तैयार हो जाते हैं? इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे और साथ ही जानेंगे कि फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर किस तरह से होता है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 1940s में हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर कर लिया है। वेवल ऑफर और शिमला कॉन्फ्रेंस से लेकर INA एजिटेशन, RIN म्यूटिनी और कैबिनेट मिशन तक की डिटेल्स हमने समझ ली हैं, क्योंकि इन इवेंट्स को जान लेने के बाद ही हम फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस को बेहतर समझ सकते हैं। साथ ही हम ब्रिटिशर्स के चेंज्ड एटीट्यूड के पीछे के कारण भी जान चुके हैं, जिनकी वजह से आखिर 1947 में वो इंडियन इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन करने के लिए मजबूर होते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।